Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, you please ask. Any doubts, please ask. Huh? लास्ट लेक्चर पर डिकार्बोक्सिलेशन पूरा कर लिया था क्या हमने? सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन कुछ ऐसा लिखाया होगा मैंने. Yes, sir. ओके. Get the answer. Get the answer, beta. You can share your answer, beta. फटाफट अटेम्प्ट करिए. लास्ट लेक्चर में मैंने नोट वगैरह लिखाया होगा, उसको यूज करिए. गेट द आंसर.
किसी को नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट्स नॉट अबाउट कि सबको सही आंसर आ जाए, आप वो ट्राई तो करिए, कुछ तो आंसर लिखिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने नोट लिखाया है, ये ना तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, ना ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, ये एक सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन। उसके लिए रूल लिखाया हुआ है, उस रूल को पढ़ो और यूज करो, आंसर निकालो। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये बताया था बेटा, सीधे सीधे एक नोट दिया है मैंने, उसको यूज करना है। नोट क्या था कि अगर कोई COOH है कंपाउंड में, और उसके अल्फा कार्बन पे कुछ और हो ना हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए वाया रेजोनेंस वाला, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो, जैसे कि COOH, जैसे कि NO2। ठीक इस टाइप का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमने क्या लिखा है कि इसको हीट करने पर एक CO2 बाहर हो जाएगा, दिस पार्ट यू हैव टू रिमूव। बाकी हिस्से को वैसा ही लिख दो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच जाएगा। 3 बॉन्ड्स जो है कितने यहाँ, 1 2 3, ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड गलती से लग गया, तो इस तरह का प्रोडक्ट आपका बच जाएगा। इसमें लेकिन आपको एक एक्सेप्शनल केस लिखना है बेटा। एक्सेप्शनल बिहेवियर ये है कि अगर आप मान लीजिए कि आप ऐसा सोचो, क्योंकि हमने जो मैकेनिज्म किया है ना, उसमें एनॉल बनता है, ऐसा एनॉल ऐसा ऐसा एक डबल बॉन्ड आएगा, है ना, ये वाली सिचुएशन आती है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ब्रिजेड कार्बन पे बनता है, तो वहां पर फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि दिस डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिजेड कार्बन। तो इनमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर वो डीकार्बोक्सिलेशन फीजिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो जो एनॉल वाला डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर बनना ट्राई करेगा, ब्रिजेड कार्बन पे, एंड ब्रिजेड कार्बन पे दैट डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक आपके लिए एक्सेप्शनल एग्जांपल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे इवन तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है ब्रेड्स रूल की वजह से, तो यहाँ पर हम बोलेंगे
नो इफेक्ट, हीटिंग का नो इफेक्ट। जबकि यहाँ पर देखिए आप, ये COH लगा हुआ है, इसका अल्फा कार्बन है, और इधर COH है, इधर CO, यानी इसको तो और इफेक्टिवली CO2 निकाल देगा। लेकिन सोचिए, जैसे ही आपको ये मिला, फिर से आप सोचो, ये COH अल्फा पोजीशन पे और उसी पे CO लगा हुआ है, फिर से ये CO2 निकल जाएगा। यानी कि एंड में आपको क्या मिलने वाला है पहले केस में, ये। आपको कोई मैकेनिज्म वगैरह इतनी नहीं सोचनी है बेटा, वो मैकेनिज्म खाली बता दिए, वो कभी नहीं पूछेगा आपसे। केवल ये एक्सेप्शनल एग्जांपल के लिए वो आपको समझने की जरूरत है कि जो मैकेनिज्म होती है उसमें बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है, और वो डबल बॉन्ड ब्रिजेड कार्बन पे पॉसिबल नहीं, इसीलिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हो जाता है, उसमें नो इफेक्ट लिखते हैं। ठीक है, बाकी आपको सिंपली ये सोचना है केवल कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उस पे CO हो, NO2 हो, COH हो, तो आपको ये CO2 हटा देना है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऐसा जैसा है वैसा लिखते चले जाओ। इज द आंसर। इस वाले में देखो, अगर मैं इस गलती से दोनों हटा मत देना, है ना, एक एक करके हटाओगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक CO2 एक बार में, फिर आपको लगे कि फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आप रिमूव कर दो। तो पहले जब तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हारे लिए अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ COH है, तो पहले उसको CO2 को हटा दोगे, तो जो बचेगा, क्या उसमें फिर से वो सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया? तो नहीं, क्योंकि आप COH के बगल में जो अल्फा कार्बन है, उसके उससे कोई CO NO2 वगैरह नहीं जुड़ा हुआ, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आंसर्स निकाल लें। आपको जितना सिंपल करके सोचोगे ना, उतना आपको वहां एग्जाम में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर सही सही निकलेगा। इसको कॉपी कर लो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो बेटा। डन सर। Done बेटा, ठीक है। अब एक दो एक्स्ट्रा रिएक्शन है प्रिपरेशन की, वैसे हमने सारी मेन रिएक्शन फिनिश कर दी हैं, बट क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे इन सब के। तो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं प्रिपरेशंस का, तो वो लिखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग रेड फास्फोरस प्लस HI। तो इसमें एक्चुअली यूजिंग रेड फास्फोरस आप इसमें एल्कोहल ले सकते हो, एल्कोहल भी एल्केन में कन्वर्ट होता है,
एल्डिहाइड भी एल्केन में कन्वर्ट होता है। ये खूबसूरती है इस रिएजेंट की, बट ये हाई एनर्जी वाली रिएक्शन है, तो इसको अवॉइड करते हैं। बट अगर क्वेश्चन आएगा तो मतलब हमें तो करना ही है। एल्डिहाइड कीटोन लोगे तो वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए ना, ये फ्रॉम एल्केन एल्कोहल भी वैलिड है, फ्रॉम एल्डिहाइड वैलिड है, फ्रॉम कीटोन वैलिड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड वैलिड है। ये चार आप इस तरह से यूज करें। ठीक, मैं यहाँ पर एक दो रिएक्शंस लिख देता हूँ। जैसे CH3 CH2OH जो है, उसमें जब हम डालते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, करीब करीब 150 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो ये बन जाता CS। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन रहेंगे बेटा, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। फिर आप एल्डिहाइड ले लो, इसके लिए भी सेम कंडीशन, रेड फॉस्फोरस प्लस HI करीब 150 डिग्री सेल्सियस, ये CH3 हो गया। इसमें आप देखोगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये भी करीब करीब 150 डिग्री सेल्सियस, CH3 CH2 CH3। हाँ, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो टेम्परेचर करीब करीब आपको 200 डिग्री सेल्सियस लेना है। इतना कोई टेंशन नहीं है, वो टेम्परेचर वगैरह पूछता भी नहीं है, आप लिख कर रखिए। ये हो जाएगा CH3 CH3। इसको कॉपी कर लो बेटा, इसमें और कुछ नहीं करना। जो भी हम एक्स्ट्रा रिएक्शंस इस तरह की कर रहे हैं, बस रिएक्शंस का जो रिएजेंट है बेसिकली उसका फंक्शन अपने को। डन सर। ओके। फिर इसमें एक दो बड़ी पॉपुलर रिएक्शंस हैं जो एग्जाम्स में बहुत मतलब उसकी एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में फिर पढ़ेंगे जब एल्डिहाइड कीटोन्स आएगा, लेकिन अब भी आप उसको लिखिएगा। एक रिएक्शन है, दोनों एक जैसा फंक्शन करते हैं। एक का नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, और एक का नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये नाम के साथ भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इधर कि ये रिएजेंट्स जो है एग्जाम्स में बहुत आते हैं, केवल एप्लीकेशन, इनका कोई और मैकेनिज्म वगैरह वो नहीं पूछता है। क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट है वो है ZnHgHCl, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं?
जिंक अमलगम, ठीक है। और वुल्फ किश्नर के लिए जो रिएजेंट है वो है NH2 मतलब हाइड्राजीन इन KOH। इसका मतलब है कि ये एसिडिक मीडियम का रिडक्शन है। और ये क्या है, इससे आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि वे दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है। तो कहीं तो उस कंडीशन का भी इन्फ्लुएंस होगा। पहले तो दोनों का फंक्शन क्या है, तो दोनों का काम है कि वो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड, कुछ और नहीं बेटा, एसिड नहीं, केवल एल्डिहाइड कीटोन। यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे, केवल एल्डिहाइड कीटोन्स का जो C डबल बॉन्ड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2। कुछ भी आप इसमें एग्जांपल चूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला CH3CHO, तो तुम्हारा इस C डबल बॉन्ड को CH2 बना दो, एक एच ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा CH3CH3। इसमें भी वही चीज है, कुछ भी आप ले लो, CH3CHO यहाँ भी लिया, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH3CH3। कुछ नहीं करना है, सीधे C डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। मान लीजिए कि मैंने ये लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली ये, बस C डबल बॉन्ड को CH2 बना दो। इस वाले में भी सेम मैनर में डन। तो ये इसीलिए ये बहुत रिएजेंट्स यूजफुल है, क्योंकि वो पूरा वो हटा देते हैं, सीधे सीधे आपको CH2 वहां लगा कर देते हैं। इसको कॉपी करो, इसमें कुछ लिमिटेशन है उसको लिखाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना बेटा। ये धीरे धीरे आपको रिएजेंट्स वगैरह सब याद होना शुरू हो जाएगा, और जब ये सब याद होना शुरू हो जाएगा तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके पहले आप नोट्स रिफर करिए, जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो और रिएजेंट्स का फंक्शन आपको नहीं मालूम है, रिफर नोट्स। Done, sir. इसमें एक नोट लिखे बेटा, दोनों के लिए अलग अलग है। इसमें नोट लिखेगा
क्लेमेंशन रिडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट नोट है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. क्लेमेंशन रिडक्शन इज नॉट यूज्ड Clemenson reduction is not used for acid sensitive compounds. Clemenson reduction is not used for acid sensitive compounds. और वुल्फ किश्नर के लिए नोट लिख लीजिएगा बेटा. Wolff-Kishner reduction is not used for base sensitive compounds. Wolff-Kishner is not used for base sensitive compounds. Not used for base sensitive compounds. ठीक है. अब इसका क्या मीनिंग है, एसिड सेंसिटिव क्या होता है, बेस सेंसिटिव क्या होता है. देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब तुम जैसे कोई एक काम करने के लिए जा रहे हो बट उसका साइड इफेक्ट कुछ हो जाए. इट्स लाइक कि हमने मेडिसिन खाई, तो मेडिसिन हमने कुछ अपने डिसीज या किसी को खत्म करने के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम है. ठीक है ना, इसीलिए डॉक्टर्स पूछते हैं कोई एलर्जी तो नहीं है किसी टाइप की. तो ये चीजें हमको यहाँ रिएक्शन पे भी ध्यान देना है. आप देखो एसिड सेंसिटिव का मतलब यहाँ क्या है. अगर मैं एक एग्जांपल आपको लूं, ये वाला, इसमें आप देखो कि एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है, इसमें अगर OH प्रेजेंट है कहीं पर और तुमने इसका रिएक्शन ZnHg जिंक अमलगम HCl से करा दिया, तो होता क्या है कि इस पूरे कंपाउंड में आइडियल है हमको मिलना चाहिए ये, क्योंकि हमने ये किस लिए डाला, हमने ये डाला है C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए. दैट इज डन, हो गया इसमें. लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये अनफॉर्चुनेटली एसिड सेंसिटिव है. ये जो OH है ना यहाँ पर, ये एसिड सेंसिटिव है, तो इसीलिए पूरा फंक्शन कंपाउंड जो है उसको एसिड सेंसिटिव बोल दिया जाएगा. कि मतलब जो काम आपको कराना है उसके अलावा भी कहीं कोई अफेक्ट हो रहा है, तो वो अफेक्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ यूज नहीं करेंगे उसको. हाँ, अगर उसको भी करवाना है, अफेक्ट करवाना है, तो आप यूज कर लो. तो होता क्या है कि हमने जैसे HCl का रिएक्शन पढ़ा था एल्कोहल के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो उसमें RCl बनता है सिंपली. तो एक्चुअली ये आपका प्रोडक्ट होगा ही नहीं, आपका इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये. आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप का क्या मीनिंग है. कि हम केवल एल्डिहाइड्स कीटोन्स को रिड्यूस कराना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर दूसरा कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो HCl के साथ इन्फ्लुएंस हो जाता है, HCl उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, तो फिर वो वाले को भी आपको हटा करके कुछ करना पड़ेगा. तो ये हो गया एसिड सेंसिटिव का एग्जांपल. अब मैं आपको इसलिए अगर मान लो जहां पर यूज करना है, तो इट इज बेटर टू यूज व्हाट, NH2 KOH, क्योंकि KOH OH का कुछ नहीं करेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई एलिमिनेशन नहीं. तो ये आपका मेन जो आपका वो है उसी को बस रिड्यूस करेगा. तो ये आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. इसको कॉपी कर लो बड़ा अच्छे ढंग से लिख लो. ये हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाए. सर बोलो. सर आपने जो लास्ट में प्रोडक्ट बनाया है, हम्म. सर इसमें C डबल वन वो नहीं रहेगा ना? ओ सॉरी, हाँ, ये CH2 बन जाएगा. वेरी गुड बेटा, इसका मतलब आप ध्यान दे करके पढ़ रहे हो. वेरी गुड बेटा. नहीं तो क्या है, बहुत सारे बच्चे तो कॉपी भी कर लेंगे और बताएंगे भी, उनको लगेगा हाँ कुछ तो किया होगा सर ने.
वेरी गुड बेटा। मेन काम करना है वो तो करना ही है, दूसरा वाला अनअफेक्टेड होगा। डन सर। है ना। अब वुल्फ किशनर वाले में भी इसी तरह का एक एग्जांपल लो जो बेस सेंसिटिव है, तो उसका एग्जांपल एक्चुअली में है, ये तो सी डबल बॉन्ड, यहाँ हम Cl लिख लेंगे। अब आप रिकॉल करो कि KOH जो है, मान लीजिए हमने एक्वस KOH लिया, याद करिए, तो एक्वस KOH Cl माइनस RCl के साथ क्या करता है, ROH बना देता है। यानी इस टाइम पर ये बेस सेंसिटिव हो गया, ये हिस्सा क्या हो गया बेटा, बेस सेंसिटिव। तो अगर आपने ये डाला तो यू विल नॉट गेट दिस, इसके बदले आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर OH, और ये वाला भी रिड्यूस हो गया, ये वाला, ये मिलेगा आपको। सो अगर आपको वो ग्रुप को अनअफेक्टेड दिखाना है, देन इट इज बेटर टू यूज ZnHgHCl, और इस तरह से आपको ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लिख देना दिस कंपाउंड इज बेस सेंसिटिव।
डन सर। ये हो गया। अब इसमें एक लिखेगा, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड समटाइम्स, तो इसमें लिखेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, preparation of alkane by hydrogen transfer from cis diimide। ये सब नाम है, धीरे 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 आप सब याद कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है चीजों को लेकर के। सिस डाइमाइड, और इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन लेते हैं और उसमें ये ट्रांसफर करेगा अपने 2H को, और साथ में N2 रिलीज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाऊं, लाइक C2H5, C डबल बॉन्ड C2H5, CH3, और ये तुम्हारा ऐसा कंपाउंड, ये सिचुएशन है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये सिस वाला पार्ट है ना। तो मैं अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाने को ट्राई करूँ, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, C2H5, C, यहाँ पर CH3, ऐसा आप पहले तो लिख लो, N डबल बॉन्ड N, इधर आपने H दिखाया, इधर H दिखाया। तो ये बहुत सिंपल है, आप देखो तुम्हारे लिए कि ये जो NH बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये H किसके साथ जुड़ेगा बेटा, इस C के साथ। वैसे ये NH टूटेगा और ये H किसके साथ जुड़ेगा, इस C के साथ, ठीक। और फिर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो फिर ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि N2 के फॉर्म में निकलना, और N2 क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से बनाइए, ये इसको ऐसे दिखाइए, इधर तो अपना वही ग्रुप्स लिखे जाएंगे, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अरे बीच वाला बॉन्ड मुझे टूटा हुआ दिखाना है, रह गया गलती से। तो मुझे ये वाला पार्शली ब्रोकन दिखाना है, पार्शली ब्रोकन। और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर पार्शली फॉर्म्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसा, गेटिंग दिस पॉइंट। और यहाँ पर जो H होगा वो इसके साथ पार्शली ब्रोकन स्टेट में होगा, और यहाँ पर भी पार्शली ब्रोकन, ये वाला पार्शली फॉर्म, और ये वाला पार्शली फॉर्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। और फिर फाइनल आंसर लिख दो इसके बाद, ये आपका बन जाएगा यहाँ H, ये, इसको आप अपनी स्टाइल से लिख दो। अच्छा, दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो सेम साइड से सप्लाई किए गए, तो बताइए एडिशन को हम क्या नाम देंगे, सिस या ट्रांस, सिन एडिशन। कई बार सिन एडिशन को सिस एडिशन भी बोल देते हैं, सिन एडिशन बोलिए, ठीक है बेटा। इसको पहले कॉपी कर लो और साथ में N2 बाहर कर दो।
डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। इसमें कुछ नोट लिखो। नोट नंबर 1, it is a concerted reaction. CONCERTED। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब होता है वन स्टेप। फिर आप लिखिएगा नंबर 2, 6 membered cyclic transition state is formed। 6 membered cyclic transition state is formed। ब्रैकेट में लिखना ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। याद करो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, जिसका ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक हो। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा सिन एडिशन। पॉइंट नंबर 3 क्या है? सिन एडिशन। फिर आगे लिखिएगा ये जो आपको सिस डाइमाइड आप यूज कर रहे हो ना, ये एक्चुअली बना सकते हैं हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू। तो हो सकता है आपको NH2 ऑब्लिक H2O2 लिखा हो, हाइड्राजीन विद H2O2। ये आपको क्या देगा बेटा? डाइमाइड। तो हो सकता है डाइमाइड आपको डायरेक्टली ना दिया हो, उसके बदले NH2 H2O2 लिखा हो। तो ये आप अपने उसमें बस कॉपी कर लो कि ये इस तरह से आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ NH2 सबने लिख लिया? यस सर। इसमें एक और नोट लिखेगा, साइक्लोहेक्सीन with palladium catalyst। cyclohexene with palladium PD catalyst is another reagent that transfers its hydrogen to double bond of alkene and gets converted into benzene। देखो वैसा ही एग्जांपल यहाँ पर भी ले लेता हूं मैं। C2H5 C डबल बॉन्ड C C2H5 CH3 और यहाँ पर आपका ये है पैलेडियम के साथ। इसमें होता क्या है बेटा कि इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन एटम यहाँ का ट्रांसफर होगा, तभी ये बेंजीन में कन्वर्ट होगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ट्रांसफर होने हैं, तो इसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें ज्यादा कुछ हमको सोचना नहीं है, ना ही इसका कुछ और डिटेलिंग करनी है, सीधे प्रोडक्ट आपको लिख लेना है लाइक दिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम बार पूछे गए हैं, बट फिर भी आप लिख कर रखिए कि एक भी बार पूछा जाएगा तो अपने को उसके स्टाइल से करना पड़ेगा। इसको लिख लो, ये आंसर है।
डन सर। हो गया। एक ये भी प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है, एक दो कोई छूट नहीं जाए इसलिए। डन सर। हाँ ठीक है, समझ गया। अब इसमें लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन of alkane by hydroboration of alkene। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, हाइड्रोबोरेशन के लिए स्पेशल कंपाउंड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं BH3। आपको वो ऐसा लिख कर देगा, या फिर क्योंकि BH3 ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट होता है, तो जनरली वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6। तो ऐसा लिख कर देगा आपको B2H6 इन THF। इट विल बी रिटन लाइक दिस। इसका ट्रीटमेंट वो कराएगा किसी एल्कीन के साथ, ठीक। तो अब इसमें कैसा रिएक्शन होता है, देखो नाम से क्या पता चलता है। हाइड्रोबोरेशन मतलब जैसे हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो डिहाइड्रोलोजिनेशन अलग है। डी का मतलब रिमूवल और हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन। तो उसी तरह से हाइड्रोबोरेशन का क्या मतलब होगा कि हाइड्रोजन ऐड करना और बोरॉन ऐड करना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड करना, हेलोजन ऐड करना। हाइड्रोबोरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड करना, बोरॉन ऐड करना। आई होप आप समझ पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, ये जो एल्कीन आपको दिख रहा है ना, आप देखो ये अनसिमेट्रिकल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बोरॉन इस CH को दूं या बोरॉन इस CH2 को दूं? तो बहुत सिंपल उसका लॉजिक है, ध्यान से सुनना। बोरॉन क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल वाला है, तो BH3 acts as an इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, जैसे भिखारी को पैसे चाहिए, उसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो वो ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन्स हो या जिसपे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा हो। तो ऑफ कोर्स C डबल बॉन्ड C, इनके पास ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो BH3 इन्हीं पे अटैक करेगा। लेकिन किस पे, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे? तो उसका सही जवाब ये है कि आप दोनों को अटैक करा के देख लो। मान लो कि तुमने अटैक इधर कराया, तो ये बोरॉन इधर अटैक, मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करो, समझ लो कि तुम्हारे पास दो पॉकेट है, तो जिस पॉकेट में पैसा आ पाएगा उसी में ये जाएगा भिखारी, उसी के आसपास, ऐसा सोच के रखो। तो आपका इस पॉकेट में भी पैसा हो सकता था, इस पॉकेट में भी हो सकता था। मान लो कि इस पॉकेट में, तो उस सिनेरियो में ये ऐसा बन जाएगा, मानते हो कि नहीं? इस टाइप का इमेजिन करिए, यहाँ माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस टाइप का। यह भी बनाना नहीं बेटा आपको, यहाँ ये गलत है, लेकिन मैं आपको स्टाइल सिखा रहा हूँ कि कैसे सही आंसर तक पहुंचे, ठीक। कई बार कुछ चीजें गलत हैं लेकिन आपके माइंड में वो आ जाएगा तो आप आंसर सही निकाल लो, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ। पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैंने BH3 को इस CH पे अटैक कराया होता तो कार्बन जिसपे प्लस आता वो ये वाला होता है। बताइए प्लस चार्ज किस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है, किनारे वाले जो प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा या बीच वाले जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन देगा? बताइए। बीच वाले। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि अटैक किनारे वाले पे करवाएंगे सो दैट कार्बोकैटायन बीच वाले में बन पाए। ये हर एक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में करना है एल्कीन के साथ, समझ गए? नॉट ओनली दिस,
ठीक। तो अटैक अपने को पता चल गया कि कहाँ अटैक होना है, ये तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा था आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्योंकि हाइड्रोजन का भी ट्रांसफर होना है, तो ये एक्चुअली साइमल्टेनियस होता है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि अटैक होना कहाँ है। वो जब पता चल गया, तो आपको बस इतना मैं और समझाना चाहता हूँ कि ये जो कार्बन है, इसको पैरेलली यानी साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन भी मिलता है। तो जैसे ही बोरॉन कनेक्ट होता है, इमीडिएट ये अपना H ट्रांसफर करता है इस CH को। तो एक काइंड ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इसका अल्टीमेट आंसर जो होता है, वो होता है CH3CH2BH2। क्या आप समझ पाए बेटा सारे बच्चे? पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि BH3 अटैक किस कार्बन पे करेगा। वो समझने के बाद उसका बड़ा आंसर सिंपल है कि बगल वाले कार्बन को H दे देगा। जिसके साथ कनेक्ट होगा वहां बोरॉन लगा रहेगा और दूसरे वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हाइड्रोजन दे देगा। अब लेकिन ध्यान से देखो, इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये बताओ कितने और एल्कीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकता है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये कैसे बना। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन। ये आपका इस पर्टिकुलर केस में एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसको अगर आपने इस ट्राई एल्काइल बोरेन को अगर आपने रिएक्शन करा दिया AgNO3NaOH के साथ एट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, तो कपलिंग रिएक्शन होती है। यानी अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो दो इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये एक कपलिंग रिएक्शन है। अगर इसी का रिएक्शन CH3COOH के साथ हो जाए, तो ये उतने ही कार्बन का एल्केन बनाता है। और अगर इसका रिएक्शन H2O2NaOH के साथ हो जाए, तो ये CH3CH2CH2OH बनाता है। ठीक है। यानी कि जो भी हो रहा है वो इस कार्बन पे हो रहा है। इस कार्बन पे बोरॉन हट करके, जैसे OH आया इस कार्बन पे आया, H आया इस कार्बन, ये वाला H जाता है, इधर का H2O2 का OH जाएगा। ठीक है। और ये कपलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इनकी मैकेनिज्म्स नहीं पढ़नी है, केवल इतना ही ट्रांसफर H पढ़ना है जो इसी सेंस में आपको लिखना है। और इसका मैकेनिज्म हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। अभी एल्कीन, उसमें हम लोग ये करेंगे। तब तक आप इसको कॉपी करके रखो।
डन सर। हो गया बेटा, ये वाला कॉपी कर लो। डन सर। हो गया, 1 मिनट। हाँ, बाकी लोग भी कॉपी करो बेटा। Should I remove this बेटा? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ। यस सर।
बेटा डी का मतलब ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, टी का मतलब तो ये वही है आइसोटोप्स। ये केवल ये दिखाने के लिए होता है कि आपको सही से कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं आते। रिएक्शन तो सबको रटी हो सकती है, कॉन्सेप्चुअली वो आपको एकदम क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको एक मैट्रिक्स मैच आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। जो भी आंसर आपका आता है यू कैन शेयर, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप ट्राई करिए इसको अच्छे ढंग से, डेफिनेटली आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। ये THF का टी अलग है बेटा, ये केवल फुल फॉर्म वाला टी है, जिसमें हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। जबकि ये टी जो लिखा है ये ट्रीटियम वाला है। हाँ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम, ये जो आइसोटोप्स की बात है ना, वो ये वाले हैं। फटाफट आंसर निकालिएगा।
बाकी बच्चे भी आंसर दें बेटा। एक आधी बच्चे आंसर लिख रहे हैं, 2 लोगों ने लिखा है अभी तक। सोच कर करके बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल मैकेनिज्म जो मैंने आपको BH3 का स्टाइल सिखाया है ना, उसी स्टाइल से बस सोचो, आपको अपने आप आंसर आएगा। डिस्कस कर लें बेटा, सबने अटेम्प्ट कर लिया, सोच लिया, आंसर कई लोगों ने और डाला है। वेरी गुड। निर्वेद वेरी गुड, वरुण वेरी गुड, सिद्धार्थ वेरी गुड, आंचल वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड। ठीक है बेटा, इसमें छोटी सी बात केवल आपको करनी थी। वो क्या थी कि आपको केवल ये डिसाइड करना था कि बोरॉन अटैक कहाँ करेगा। तो यहाँ देखो हमने क्या प्रूफ किया था कि बोरॉन वहां अटैक करेगा, ज्यादातर कॉर्नर पे अटैक करेगा। कॉर्नर का मतलब है कि जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं, एल्काइल कम है। तो बोरॉन गेट्स कनेक्टेड विद कार्बन with double bond carbon having more H and less alkyl। ये स्टाइल आपको बस करनी है। कॉन्सेप्चुअली मैंने सिखाया था कार्बोकेटायन एनॉल के बेसिस पे, बट ये स्टाइल आप सोचो, बोरॉन कहाँ कनेक्ट होगा बेटा? उस पे कनेक्ट होगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा हो और एल्काइल कम हो। तो बताओ बेटा, 2 डबल बॉन्ड कार्बन है तो बोरॉन कहाँ कनेक्ट करोगे बताइए? ऑर्थो पर। कहाँ कनेक्ट करेंगे बेटा? सर जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड है। हाँ, बोरॉन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जब बोरॉन आएगा तो उसका डी किसको मिलेगा? क्योंकि इसके पास डी है यहाँ पर, उसका डी इसको मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। उसका डी उधर जाएगा और इस तरह से ये होल थ्राइस बनेगा। और फिर इसका जो है, जब आप CH3COOT करोगे तो ये जो दिख रहा है ना, जहां बोरॉन लगा है वहां टी लग जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये, सॉरी स्पेस कम पड़ रहा है, CH3 यहाँ आएगा, यहाँ डी आएगा, टी आएगा, यहाँ टी आएगा। आप काम चला लेना बेटा, क्योंकि पेज का स्पेस कम पड़ रहा है मेरे को, वहां लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब किससे मैच कर रहा है बेटा? ई से। एकदम सिंपल सा स्टाइल है करने का, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें आइसोटोप्स ये सब आप लगाकर दिखा रहे हो और उसके बाद आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से आप सब में कर लेंगे। तो ये ध्यान देना है कि बी कहाँ अटैक करेगा, फिर टी कहाँ आ जाएगा। तो इस वाले में एकदम सेम स्टाइल में जब जाओगे तो आपको पहली स्टेज में ये मिलेगा।
यहाँ पर होल था इस बी, उसके बाद आप समझ लो कि डी आने वाला है, राइट। इस वाले में क्या मिलेगा, CH3 यहाँ डी यहाँ बी या होल थ्राइस। इस वाले में सेम स्टाइल, यहाँ पर H इस बार मिलेगा बी होल थ्राइस, ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोरॉन के बदले क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा बेटा। सारे बच्चे कॉपी कर लें, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो मेरे ख्याल से ए के लिए P होगा, बी के लिए Q आ रहा है ना, नहीं बी के लिए S आ रहा है, S आ रहा है। सी के लिए मेरे ख्याल से Q आएगा, है ना, डी के लिए R आएगा, ये नोट कर लो। डन सर। एक और इसमें आप रिएक्शन लिख लो तो प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हो जाएगा एल्केन का, फिर प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग H2/PDC, H2/PDC। PDC का मतलब था पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन कार्बन, चारकोल। लिखिएगा इसमें नोट, प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary alkyl iodides, primary, secondary and tertiary alkyl iodides, comma, tertiary alkyl chlorides and bromides. Tertiary alkyl chlorides and bromides are converted to alkanes, when treated with H2/PDC. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रिएक्शन लिख लेना है, इतना कुछ एग्जाम में आने के कोई खास चांसेस नहीं है। या सर कन्वर्टेड टू के बाद converted to alkane, converted to alkanes using H2/PDC.
और एक लिख लो, एल्काइल आयोडाइड्स आर रिड्यूस्ड टू corresponding alkanes when heated with HI. सर रिपीट कर सकते हैं? Alkyl iodides are reduced to corresponding alkanes when heated with HI. ये सब बहुत ही कम आने की चांसेस है, बट आप लिख लो, इसको कॉपी कर लो बेटा, ठीक है। एंड देन प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। प्रिपरेशन वाला पार्ट पूरा फिनिश हो गया।